हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसका नाम तो सुना होगा लेकिन उसकी कहानी शायद थोड़ी कम जानते हो आप। म्यांमार। ब्रिटिश रूल से लेकर इंडिपेंडेंस, ऑंग सान सू की की स्ट्रगल, रोहिंग्या क्राइसिस और 2021 के कू तक ये कहानी है ड्रीम्स, बिट्रेयल्स और एक ऑन गोइंग जंग की। तो चलिए समझते हैं म्यांमार का इतिहास, क्या हुआ, क्यों हुआ और आज कहाँ खड़ा है ये देश। चलिए शुरू करते हैं। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश के कब्जे में आ गया। ब्रिटिश ने मोनार्की खत्म कर दी, लास्ट किंग थिबो को इंडिया में एक्साइल कर दिया, इकॉनमी को राइस एक्सपोर्ट्स के लिए ऑप्टिमाइज किया, लेकिन लोकल्स के लिए ये एक्सप्लॉयटेशन का दौर था। बर्मीज कल्चर, स्पेशली बुद्धिस्ट मंकहुड को वीकन किया गया, इसे नेशनलिस्ट फीलिंग जगने लगे। 1920s 30s में स्टूडेंट्स और वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किए और एक नाम उभरा, ऑंग सैन, जो इंडिपेंडेंस का हीरो बना। 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने बर्मा पे इन्वेड किया और ब्रिटिश को भगा दिया। ऑंग सैन और उनके 30 कॉमरेड्स ने पहले जापानीज का साथ दिया, लेकिन 1945 में अलायंस के साइड स्विच कर लिया। 1947 में ऑंग सैन ने ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस डील की, लेकिन ट्रेजेडी हुई, उनकी असैसिनेशन हो गई। फिर भी 4 जनवरी 1948 को बर्मा इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद स्टेबिलिटी नहीं आई। म्यांमार में 135 एथनिक ग्रुप्स हैं। बमार मेजॉरिटी है, लेकिन कैरन, कैन, कैचिन जैसे ग्रुप्स ने ऑटोनॉमी के लिए रेबिलियंस शुरू किए। ये एथनिक कन्फ्लिक्ट्स 1948 से चल रहे हैं, दुनिया की सबसे लंबी सिविल वॉर्स में से। 1962 में जनरल ने विन ने कू किया और एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप शुरू की, जो बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी के अंडर चली। ये दौर म्यांमार के लिए काला था। ने विन ने बर्मीज वे टू सोशलिज्म नाम का एक्सपेरिमेंट किया, इकॉनमी को आइसोलेट किया, फॉरेन ट्रेड बंद किया और डिसेंट को क्रश किया। 1987 में करेंसी डिवैल्यूएशन ने लोगों की सेविंग्स खत्म कर दी, जिससे गुस्सा भड़क गया। 1988 में 8888 अपराइजिंग हुआ। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, वर्कर्स और बुद्धिस्ट मंक स्ट्रीट्स पे उतरे, डेमोक्रेसी मांगी, लेकिन मिलिट्री ने ब्रूटल क्रैकडाउन किया। 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसके बाद स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन काउंसिल SLORC ने पावर ले लिया और कंट्री का नाम बर्मा से म्यांमार बदल दिया। इस दौर में ऑंग सान सू की, ऑंग सैन की बेटी, डेमोक्रेसी की एक बड़ी आवाज़ बनी। उन्होंने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD बनाई, लेकिन 1989 में उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। ऑंग सान सू की 1990s में दुनिया भर में डेमोक्रेसी की आइकन बन गई। 1991 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला, जबकि वो हाउस अरेस्ट में थी। 2010 में उन्हें रिलीज किया गया और 2015 में NLD ने इलेक्शंस में बड़ी जीत हासिल की। सू की स्टेट काउंसलर बनी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें प्रेसिडेंट बनने से रोका, लेकिन ये होप का दौर जल्दी ही कंट्रोवर्शियल बन गया। 2016-17 में रोहिंग्या क्राइसिस ने म्यांमार की इमेज को खराब कर दिया। रखाइन स्टेट के रोहिंग्या मुस्लिम्स के खिलाफ मिलिट्री ने ब्रूटल कैंपेन छेड़ी, गांव जला दिए, मास किलिंग्स हुए और 7 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश भागे। UN ने इसे टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ एथनिक क्लेंजिंग कहा। ऑंग सैन सू की चुप्पी और मिलिट्री का डिफेंस करने की वजह से उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन को बड़ा धक्का लगा। लोग कहते हैं उन्होंने अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ किया क्योंकि मिलिट्री के साथ पावर शेयर करना ज़रूरी था। ये क्राइसिस एक रिमाइंडर था कि म्यांमार के एथनिक टेंशन्स और मिलिट्री का कंट्रोल कितना गहरा है। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार के लोग शॉक में थे। मिलिट्री ने मिन ऑंग ल्याइंग के लीडरशिप में एक और मिलिट्री कू किया। ऑंग सैन सू की और NLD लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। रीज़न, मिलिट्री ने 2020 के इलेक्शंस को फ्रॉड कहा, जिसमें NLD ने बड़ी जीत हासिल की थी। लोगों ने इसके खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। डॉक्टर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स सब प्रोटेस्ट में उतरे, लेकिन मिलिट्री का रिस्पांस ब्रूटल था। 2023 तक UN के मुताबिक 400 से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए हैं, 25,000 अरेस्ट हुए हैं और 1.5 बिलियन से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए। मिलिट्री ने विलेजेस जला दिए, स्ट्राइक्स किए और इंटरनेट ब्लैकआउट्स किए। ये को सिर्फ पावर ग्रैब नहीं था, इसने एथनिक कन्फ्लिक्ट्स को और भड़का दिया। कैरन, शैन और
कैचिन ग्रुप्स ने मिलिट्री के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी और एक नई फोर्स उभरी, पीपल्स डिफेंस फोर्स (पीडीएफ), जो एनएलडी के सपोर्टर्स और एथनिक मिलिशियाज का एक कोलिशन। अब जुलाई 2025 में म्यांमार एक फुल ब्लोन सिविल वॉर से दो चार हो रहा है। रूलिंग मिलिट्री तदमदो अभी भी मेजर सिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कायम है, लेकिन 40% से ज़्यादा इलाके एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स या पीपल डिफेंस फोर्स के कंट्रोल में है। इकोनॉमी की बात करें, 2021 कू के बाद इकोनॉमिक आउटपुट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। ह्यूमन कॉस्ट भी भयानक है। पावर इंटरवेंशन भी है। चाइना और रशिया इस मिलिट्री को आर्म सप्लाई और स्ट्रेटेजिक बैकिंग देते हैं, जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो ये सब हुआ। पहला रीज़न है एथनिक डिवीजन्स। म्यांमार में 135 एथनिक ग्रुप्स हैं और म्यांमार मेजॉरिटी के साथ सभी बाकी ग्रुप्स जैसे कैरेन, कैन, कैचिन और रोहिंग्या का टेंशन हमेशा रहा है। इंडिपेंडेंस के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एथनिक ऑटोनॉमी को इग्नोर किया, जिससे रेबेलियंस और एथनिक क्लेंसिंग जैसे रोहिंग्या क्राइसिस शुरू। दूसरा, मिलिट्री का पावर। तदमदो अपने आप को म्यांमार का गार्डियन समझता है। 2008 के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें 25% पार्लियामेंट्री सीट्स और वीटो पावर दिया गया, जिससे डेमोक्रेसी कभी फुली स्टैब्लिश नहीं हुई। तीसरा, फॉरेन इन्फ्लुएंस। चाइना के यहाँ बने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, रशिया ने आर्म सप्लाई किए। ये फॉरेन पावर्स कन्फ्लिक्ट को फ्यूल करते हैं, क्योंकि उन्हें स्टेबल म्यांमार से ज़्यादा अपना प्रॉफिट चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं, क्या म्यांमार में पीस और डेमोक्रेसी वापस आ सकते हैं? आपके थॉट्स कमेंट में बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच के साथ।